Okay, good evening, guys. Let's start. So, our topic for today is nutrition based for parents, and our speaker for today is Mr. Abhishek Kumar. He is certified nutritionist and a personal trainer. So, now we hand over our session to Mr. Abhishek Kumar. So, good evening, all of you. I hope you all are fit and healthy. So, my name is Abhishek. Wait, I will share the screen. Also, Abhishek, if there are any people waiting in the waiting room, you can just let them in. Good evening, all of you. I hope you all are fit and healthy. My name is Abhishek Kumar, and I am a NCSF certified personal trainer and a certified sport nutritionist. I worked for Gold Gym for almost 3 years. I have almost 5 years of experience in this fitness industry. I had done many certifications like Pound Pro, Kettlebell certified, Step Trainer, Functional Training certified, FitTech CPR. You can also follow me on Instagram and Facebook also. So let's start the session. आज का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके फूड को स्ट्रक्चर और फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है लाइक स्किन हेयर मसल्स आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की नीड होती है। जैसे अगर हम बात करें आपके नर्वस सिस्टम को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की नीड होती है। आपकी जो मस्कुलर सिस्टम है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की नीड होती है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर बॉडी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are two types of nutrition: essential nutrition and non-essential nutrition. Essential nutrition वो न्यूट्रिशन होता है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमको बाहर के सोर्सेज से लेनी पड़ती है। जैसे कि हमको फूड से एसेंशियल न्यूट्रिशंस लेने पड़ते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिशंस में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और 13 वाइटामिन्स एंड 17 मिनरल्स ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकते, हमको बाहर से इंजेस्ट करना पड़ता है हमारी बॉडी में। और दूसरा नॉन एसेंशियल न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी बना लेती है, उसमें काफ़ी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, काफ़ी फैट्स होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमको न्यूट्रिशन चाहिए क्यों? व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन? अगर देखा जाए तो हम कुछ ना कुछ पूरा दिन खाते हैं। हमको न्यूट्रिशन मोस्टली पीपल ईट फॉर सर्वाइवल। सो वी नीड न्यूट्रिशन फॉर सर्वाइवल, वी नीड न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम खाएंगे नहीं तो बॉडी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगी। फिर आपका ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करने के लिए भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सो वी नीड न्यूट्रिशन फॉर मैनी पर्पस। व्हाट इज स्पोर्ट न्यूट्रिशन? स्पोर्ट न्यूट्रिशन क्या है? जैसा कि आप सब लोग एथलीट्स हैं, मैं भी एथलीट रहा हूँ। सो स्पोर्ट न्यूट्रिशन, if you ask this question to 10 different people, you get a 10 different answers. But in my views, sport nutrition is practicing nutrition or ingesting nutrition in a correct amount and at a specific time. जब हमको क्वांटिटी और टाइम पता है, अब जब क्वांटिटी और टाइम एक साथ यूज होगा तो वो स्पोर्ट न्यूट्रिशन है। लाइक हमको किस टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है, किस टाइम पे डिनर करना है, किस टाइम पे पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है, किस टाइम पे प्री वर्कआउट मील लेनी है। अभी पोस्ट वर्कआउट मील आप प्री वर्कआउट मील लोगे या प्री वर्कआउट मील पोस्ट वर्कआउट मील लोगे तो वर्क नहीं करेगा। और अमाउंट कितना आपको एक्चुअली में चाहिए, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करें, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कितना न्यूट्रिशन एक्चुअली में हमको चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन। स्पोर्ट न्यूट्रिशन ये तो 440 BC के पहले से भी चल रहा है। लाइक आपने देखा होगा जो वॉरियर्स, जो ग्लैडिएटर्स ये सब होते थे, वो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशल टाइप ऑफ फूड्स खाते थे कि जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके और वो वॉर में किसी कंपटीशन में औरों से बेटर परफॉर्म कर सके। सो आवर एंसेस्टर ईट फॉर सर्वाइवल। अगर वो हंट नहीं करेंगे तो उनको फूड नहीं मिलेगा, अगर वो फूड नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो
ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन, ओरिजिन इसका बहुत पहले ही हो चुका था। एथलीट्स हो गया, वॉरियर्स हो गया, ये दे यूज न्यूट्रिशन फॉर इंक्रीज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल परफॉर्मेंस इन कंपटीशन और इन ट्रेनिंग ऑल्सो। उसके बाद जो एथलीट्स थे वो अपना ट्रेडिशनल फूड यूज करने लगे एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। ओरिजिन बहुत पहले से हो गया था और स्पोर्ट न्यूट्रिशन डे टू डे इवॉल्व हो रहा है एंड ये बेटर होता जा रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो हमको ज़्यादा चाहिए होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट का हम एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन इस तरह से बोलते हैं बिकॉज दे दे प्रोवाइड एनर्जी। मोस्टली जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो these इन मैक्रोन्यूट्रिएंट से ही होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से मोस्टली एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा ही होगा। ना ही हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी ब्रेक कर सकते हैं। सो हम फूड से एनर्जी अपनी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। सो आफ्टर दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट हमको बहुत मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में वाइटामिन एंड मिनरल्स आता है। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट जितना हमको क्वांटिटी चाहिए उस क्वांटिटी में अगर लेते हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट मोस्टली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी खुद बना लेती है, बट मोस्टली मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हमको कई एथलीट्स होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए, बेटर करने के लिए वो अलग से मल्टीविटामिन या मैक्रोन्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं। अगर उनका जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो उनके एक्टिविटी के हिसाब से अगर वो पूरा नहीं हो पाता तो वो मल्टीविटामिन जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे उनका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। कार्बोहाइड्रेट 3 एटम से मिला होता है, बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। एनारोबिक एंड एरोबिक एक्सरसाइज में, लाइक एनारोबिक और एरोबिक एक्सरसाइज वो होती हैं। अगर एनारोबिक की बात करी जाए, एनारोबिक एक्सरसाइज वो होती है जो विदाउट ऑक्सीजन हम करते हैं। एनारोबिक एक्टिविटीज जैसे कि आपका वेट लिफ्ट करना हो गया, आपका जो 1 RM होता है जो एक रेपिटेशन के लिए हम पुश करते हैं, और जो पावर लिफ्टिंग हो गया जो एक रेपिटेशन के लिए या कुछ सेकेंडों के लिए एक्टिविटी परफॉर्म होती है जिसपे हम ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं। सो वो एनारोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हम एक्सरसाइज तो करते हैं बट वो ऑक्सीजन के साथ करते हैं, जैसे कि मैराथन। उसमें आप ऑक्सीजन का इंटेक भी करते रहते हैं और मैराथन भी दौड़ते हैं। So there are 3 types of carbohydrates: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides को हम simple carbohydrate भी कहते हैं because उसमें केवल 2 to 6 कार्बन एटम्स कंबाइन होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में मोस्टली 10 कार्बन एटम्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में मोर देन 10। So athlete can take advantage of both high and low glycemic food for optimal performance. हाई और लो ग्लाइसमिक फूड, ग्लाइसमिक इंडेक्स, रिसर्चर्स ने ग्लाइसमिक इंडेक्स डिजाइन किया और उसके बाद ग्लाइसमिक लोड। ग्लाइसमिक इंडेक्स वो होता है, ग्लाइसमिक इंडेक्स में फूड होते हैं। अब कौन सा फूड बॉडी में जब एंटर करेंगे वो कितना इंसुलिन स्पाइक करेगा। इंसुलिन आपका एक हार्मोन होता है। व्हेन यू इंजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में जाता है ना, सो इंसुलिन स्पाइक होगा और आपकी बॉडी सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए वो इंसुलिन निकलेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर लेके जाएगा। तभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। आपने टाइप 2 डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ में मोस्टली यही होता है, आपका जो इंसुलिन होता है वो आपका जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना धीरे धीरे बंद कर देता है।
या बहुत लो अमाउंट में प्रोड्यूस करता है इन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज तो जेनेटिकली होती है कि आपका जो बाय बर्थ होता है, तो वो आपके पेरेंट्स की वजह से होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स टाइप 1 डायबिटीज के टाइप 2 डायबिटीज उनको होता है, तो जो बेबी होगा उसको टाइप 1 डायबिटीज होगा, उसको बचपन से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा या बहुत कम हो रहा होगा। टाइप 2 डायबिटीज ये हमारे ईटिंग हैबिट्स हो गया, हम बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो उस वजह से होता है। सो लोअर, अगर हम हाई ग्लाइसेमिक फूड में आपका जो केक्स हो गया, जितने भी केक्स, कप केक्स, आपके ग्लूकोज, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट। बट एथलीट सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। जैसे अभी कोई भी उस ट्रेनिंग उसने परफॉर्म किया है, उसके बाद उसका जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है। सो एट दैट टाइम जब वो कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट करेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा। सो एब्जॉर्प्शन, अगर वो कुछ भी प्रोटीन वगैरह इंजेस्ट करता है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से उसका जो न्यूट्रिशन डालेगा उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और लो मोस्टली थ्रू आउट द डे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड प्रेफर करता हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत पहले डिज़ाइन किया गया था, उसके बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में डिफरेंस ये है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बस ये बताता है कि ये फूड इतना इंसुलिन स्पाइक करेगा और ये लो ग्लाइसेमिक है और ये हाई ग्लाइसेमिक है। बट उसके बाद कई फूड्स थे जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे कि वो हाई ग्लाइसेमिक में तो है, बट वो उतना हेल्थ के लिए हेल्पफुल भी है। सो अभी उसका वो इंसुलिन तो स्पाइक करता है, बट वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के उस पर वो हाई ग्लाइसेमिक में आता है। बट जब ग्लाइसेमिक लोड पे देखा जाए तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वही है। जो सिंपल फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स लाइक होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। और सिंपल ग्लूकोज, कपकेक्स, ये सब सिंपल फॉर्म में है जो जिसमें आपका आपका जो अल्कोहल हो गया, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। इसके बाद फैट्स, जो फैट है, फैट इज एन प्राइमरी फ्यूल इन रेस्ट। जब आप रेस्ट में होते हो तो जो मेन एनर्जी का प्रोडक्शन है वो आपका फैट से होता है। मोस्टली 70% जो आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है अभी आप रेस्ट में हो, सो वो आपका फैट से हो रहा है। और ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी मैराथन रनिंग में भी मोस्टली जो एनर्जी आता है वो भी फैट से ही आता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन होता है। So there are three types of fats: saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, and trans fats. Saturated fats solid at room temperature, जैसे जो फैट्स हमको खाने होते हैं बट वो बहुत कम क्वांटिटी में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स टू टाइप्स में डिवाइडेड है: अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करी जाए तो वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मोस्टली जो इंडियन फूड्स हैं उसमें मिल नहीं पाता उसको, या तो हम फिश ऑयल के थ्रू, या तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मोस्टली डीप वाटर फिश, जो कोल्ड वाटर होता है उसमें उनमें होता है, लाइक सैल्मन, टूना, इनमें ओमेगा 3 का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमको जो अवॉइड करना है वो आपको अवॉइड करना है ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स तो आपको 0.1% भी नहीं कंज्यूम करना। अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है और आपको एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करनी है या कंपटीशन में बेटर परफॉर्म करना है। ट्रांस फैटी एसिड्स मोस्टली फास्ट फूड को बोला जाता है, जो एक ही ऑयल में कई बार उसको यूज करते हैं, ये सब ट्रांस फैटी एसिड्स में आता है। अगर फैट्स, आप जैसे मोस्टली लोग क्या सोचते हैं अगर उनको फैट लॉस करना है तो वो फैट बंद कर देंगे, बट फैट, जैसा कि मैंने कहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिशन, वो आपको फूड के थ्रू लेना ही है।
आपको बॉडी का होमोस्टेसिस बनाने के लिए आपको फैट्स लेना ही पड़ेगा। आप फैट्स का कंजम्पशन अगर ज़्यादा होता है तब वो आपका एक्सेस फैट लीड टू फैट गेन और वेट गेन। बट आप गुड फैट्स भी होता है, बैड फैट्स भी होता है। सो आपको फैट एक्चुअली में लेना कौन सा है वो मैटर करता है। आपका 10% जो ओवरऑल डे का फैट होगा वो आपका सैचुरेटेड फैट से आएगा, और जो रिमेनिंग परसेंट होगा वो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से लेना है। लाइक नट्स हो गया, आपका ऑलिव ऑयल हो गया, सबसे आपको फैट्स का कंजम्पशन करना है। सो जो कई एथलीट्स, कई जो वर्कआउट्स करते हैं वो आपने देखा होगा वो लो फैट डाइट फॉलो करते हैं। मोस्टली मैं नहीं सजेस्ट करता लो फैट डाइट, बिकॉज ये आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस कर सकते हैं। आपके जो टेस्टोस्टेरोन है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप कर सकता है, आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन गिर जाएगा। ये हार्मोन अगर कोई बच्चा है उसको अगर फैट कम देंगे तो उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। सो न्यूट्रिशन, अगर ग्रोथ अच्छी करनी है किसी की या किसी भी चिल्ड्रन की, सो न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स देना ही है। प्रोटीन कंपेयरिंग टू फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उतना एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, बट ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर इन केस बॉडी में एनर्जी कहीं से मिल नहीं रहा तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका जैसे CHON है, तो नाइट्रोजन हटा देता है तो CHO कार्बोहाइड्रेट आपका बन जाता है। तो प्रोटीन जो बना होता है वो आपका अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर एक प्रोटीन है तो उस पर जो जब तक अमाइनो एसिड्स पूरी प्रोफाइल पूरी नहीं होगी तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स 3 टाइप्स के होते हैं: एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, कंडीशनली एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हमको बाहर से इंजेस्ट करना ही पड़ेगा, जैसे आइसोल्यूसिन, लिसिन, वैलिन, ये सब हमको बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और कंडीशनली एसेंशियल होते हैं, कभी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है अगर न्यूट्रिशन जो डाइट में है, वो जो फूड है वो उनके ऐसा ऐड है कि जो वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। सो कंडीशनल अमाइनो एसिड्स कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। बट नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी को नीड नहीं है, हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। जब आप एसेंशियल, कंडीशनल एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जब सब एक साथ कंबाइन होते हैं तब आपका एक प्रोटीन रेडी हो जाता है। सो हम जो प्रोटीन है, प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन जो बताते हैं कि प्रोटीन एक्चुअली में गुड प्रोटीन है या इसकी क्वालिटी कैसी है। इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए आपका स्कोर, PDCA स्कोर बनाया गया। सो जिसका स्कोर 1 है, सो वो बहुत जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और जिसका स्कोर बिलो 5 या उसके से नीचे है वो बैड क्वालिटी में आता है। तो जिनका PDCA स्कोर अच्छा था, वो PDCA 1 था, वो मिल्क हो गया, वे और कैसीन, ये मैटर नहीं करता। एग, सोया, आपका इन सब का जो स्कोर था वो आपका 1 था। इसके बाद फिश का ऑलमोस्ट 95 था। उसके जो चिकन था उसका 75 के पास था। और जो आपके वेजिटेबल्स वगैरह थे और पल्सेस वगैरह, पल्सेस एंड लेग्यूम्स थे, उनका PDCA 50 to 60, मोस्टली 65 के आसपास था। सो प्रोटीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रिकवरी अच्छी करनी है, अगर आपका रिकवरी को इम्प्रूव करना है, तो आपको मसल बिल्ड या आपकी रिकवरी को अच्छा करने के लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, जैसा कि मैंने कहा कि वाइटमिन्स एंड मिनरल्स एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट भी, जितने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो वाइटमिन्स एंड मिनरल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लूइड,
एज यू नो वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सो एन एवरेज बॉडी कंटेन्स ऑफ 60% ऑफ वाटर। तो अगर आप डिहाइड्रेशन, आपका टोटल बॉडी वेट जितना भी है उसका अगर 2% भी ड्रॉप करते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी की जो ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस है या वो डिक्रीज हो जाती है, और आप प्रॉब्लम्स भी हो सकता है आपको, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो चिल्ड्रंस को कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए? तो चिल्ड्रन को मोस्टली बिफोर एक्सरसाइज अगर बात की जाए तो मोस्टली 1 to 2 आवर्स पहले, 1 से 2 घंटे पहले 4 ounces और 8 ounces के अप्रॉक्स पीना चाहिए, 120 ml और 240 ml। और while in doing workout or any training, every 15 minutes में उसको 120 ml और 4 ounces वाटर पीना है। बिकॉज अगर ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका स्वेट लॉस भी होगा। स्वेट लॉस होगा तो आपका स्वेट एक्चुअली वाटर ही होगा जो स्वेट ब्रेक करेगा एंड वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपको एवरी 15 मिनट्स में 4 ounces के अराउंड आपको वाटर देना ही है। अगर एक्टिविटी जो है, इन्वायरमेंट अगर हॉट है या एक्टिविटी किसी कभी ऐसे इन्वायरमेंट में की जा रही है जो बहुत ह्यूमिडिटी या हॉट है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है एथलीट की या किसी भी इंडिविजुअल की, वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो आप उस पे इंटेक बढ़ा सकते हो, और आफ्टर वर्कआउट आप 16 ounces वाटर ड्रिंक करना है दोबारा से रिहाइड्रेट करने के लिए। 16 ounces ये स्पेसिफिक नहीं है, बट जितना केजी आपने वेट लॉस किया है, एक प्रकार से जितना आपने वेट लॉस किया उतना वाटर ड्रिंक करना है कि जितना दोबारा से रिहाइड्रेट होने के लिए। अभी अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर कोई एथलीट वाटर नहीं ड्रिंक करना चाहता, सो उसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? हम मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। आप जस्ट आपने कई बार देखा होगा एथलीट्स जो है फील्ड में फेंट होकर गिर गए। आपका क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में फेंट हो जाते हैं। मोस्टली वो अगर ब्रेकफास्ट करके ना जाए या मील लेके ना जाए, जब जो ब्रेन को है ग्लूकोज अगर नहीं पहुंच पाता तो वो वर्क करना बंद कर देता है। सो आप उस समय पे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको जरूरी नहीं कि आपको बाहर से ही लेना है, एक प्रकार से सिकंजी बना सकते हैं। लाइक वाटर लीजिए, उस पर सोडियम ऐड करिए, नमक ऐड करिए और नींबू ऐड करिए। सो एक प्रकार से वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करेगा। आप हाइड्रेटेड हैं या डिहाइड्रेटेड हैं अगर मॉनिटर करना है, सो यू कैन चेक बाय योर यूरिन कलर। तो यूरिन के कलर से अगर आपका येलो टू लाइट येलो है सो आप हाइड्रेटेड हैं। उसके बाद हल्का डार्क येलो होता है या हल्का ब्राउनिश होने लगता है, सो आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपका जो यूरिन का कलर है वो आपका बहुत डार्क येलो सॉरी डार्क ब्राउन हो गया, सो आपको डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको कोई सी भी डिजीज भी हो सकती है। So these are the recommendation for any individual। अगर सेडेंटरी पीपल वो होते हैं जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते, जो एक्टिविटी नहीं करते, नॉर्मल वो अपनी लाइफ जीते हैं, सो उनको मोस्टली 2-3 लीटर्स ड्रिंक करना ही है। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी या हॉट है तो नीड बढ़ जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर मोस्टली जितना वेट लॉस हुआ है आफ्टर वर्कआउट उतना स्वेट लॉस भी होता है। सो बिफोर एक्सरसाइज आपको 500 और 4 to 8 ounces के करीब आपको ड्रिंक करना ही है, और एक्सरसाइज के बिटवीन में 150 to 300 ml के आसपास वाटर ड्रिंक करते रहना है। आफ्टर एक्सरसाइज जैसा कि मैंने कहा था कि जितना लॉस हुआ है उतना ही, और 6 ounces मोस्टली रिकमेंडेड है। 6 ounces
बिकॉज ये जनरल रिकमेंडेशन है। टीडीई की अगर बात करें तो ये टीडीई आपको बताता है कि एक्चुअली में आपको कितना एनर्जी चाहिए, आपको पूरे दिन में कितना इनटेक करना है। अभी मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है, किसी और एथलीट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है, बिकॉज हम दोनों की एक्टिविटी का जो लेवल है वो सेम नहीं। कोई सेडेंटरी पीपल है, कोई, सो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है। सो एनर्जी को हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। सो टीडीई को अगर हम कैलकुलेट करना है, सो बीएमआर मोस्टली होता है 70%, फिजिकल एक्टिविटी लेवल 20%, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। बीएमआर वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर जो आप रेस्ट में आपकी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप जब रेस्ट कर रहे हो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, वो आपका बीएमआर होता है। फिजिकल एक्टिविटी लेवल, आप कितना फिजिकली एक्टिव हो, क्या आप वर्कआउट थ्री टाइम्स इन अ डे कर रहे हो, या आप एक एक टाइम कर रहे हो, या आप बिल्कुल नहीं कर रहे। अभी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और किसी लेबर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सो एनर्जी फिजिकल एक्टिविटी किसी के 0.5 भी हो सकती है, और किसी एथलीट की एक्टिविटी लेवल 2 तक भी जा सकता है। सो जितना उसका एक्टिविटी हाई होगा तो उसको इनटेक, उसको खाना भी उतना ही पड़ेगा। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड वो है, आप कभी अगर प्रोटीन पैक मील खाइए या ऐसा मील खाइए, चिकन वगैरह कभी खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका बॉडी स्वेट ब्रेक कर देता है, आपको स्वेटिंग होने लगता है, क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए भी बॉडी एनर्जी लेती है। सो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का भी आपका 10% यूज करते हैं। अभी इन जनरल देखा जाए तो अगर एथलीट की कैलोरीज 2000 निकल के आ रही है, 3000 निकल के आ रही है, उसी हिसाब से हमको डाइट डिजाइन करना पड़ता है। सो अभी बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट की बात करें तो जैसा मैंने कहा, अभी आपका अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो कैलोरीज निकल के आई है वो 3000 निकल के आ रही है। सो 3000 में मोस्टली जो जैसे कि एथलीट्स को कार्बोहाइड्रेट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो कार्ब से जो कैलोरीज आएंगी वो 55 to 60% जो कैलोरीज आएंगी वो कार्बोहाइड्रेट से आएंगी, और 25 to 30% वो फैट से आएंगी, और प्रोटीन की 15 to 20%। तो जब हम 3000 कैलोरीज को इन सब में डिवाइड करेंगे, जैसे 15,000 में सॉरी 3000 को हम अगर डिवाइड करेंगे, सो मे बी 1900 के आसपास कार्बोहाइड्रेट से आ गई, आपका 900 के आसपास फैट से आ गई, और जितने रिमेनिंग थी वो प्रोटीन से आ गई। सो तभी आपका एक बैलेंस डाइट कंप्लीट होगा। तो जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा वैसे ही आपका न्यूट्रिशन का इंटेक बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी का, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं मोस्टली हम लोग घर में हैं और एक्टिविटी का लेवल डाउन है, सो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी, तो अगर आपको डाइट लेनी है, सो आपको सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन कवर करना है। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको बैलेंस करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं, एथलीट्स सप्लीमेंट्स इसी वजह से यूज करते हैं कि जब उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अभी अगर एक एथलीट की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम्स है, अगर वो एथलीट मोस्टली 70 ग्राम्स या 60 ग्राम्स से उसने पूरे दिन में डाइट से कवर किया, और जो बाकी का जो रिमेनिंग 30 या 25 ग्राम था वो प्रोटीन के थ्रू कर लिया, और विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर बॉडी विटामिन्स एंड मिनरल्स बैलेंस नहीं कर पा रही तो वो बाहर से मल्टीविटामिन यूज करता है। एक बात और, जब आप यूरिन का कलर डिफर कर सकता है, अगर आप मल्टीविटामिन यूज कर रहे हो, सो यूरिन का कलर येलो हो सकता है, बिकॉज विटामिन्स एंड मिनरल्स येलो कर देती हैं। अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो तो यूरिन का कलर येलो हो सकता है, उसमें आप ये मत सोचिए डिहाइड्रेटेड होगा। तो ये एक सैम्पल डाइट प्लान है जो मेरा एक एथलीट था जिसको जो फॉलो करता है। तो वो मोस्टली 8 मील्स लेता था। सो मील 1 में ओट्स हो गया, मूसली, उसके साथ वो दूध लेता था, एग्स एंड नट्स।
सो देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे ओट्स एंड मूसली, ये आपका कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हो गए। ओट्स एंड मूसली आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हो गए। एंड जो प्रोटीन के सोर्सेस हैं वो आपका मिल्क एंड एग्स हो गया। ये आपके प्रोटीन के मोस्टली, और फैट्स के सोर्सेस मिल्क एंड नट्स। सो ये दोनों जो ये मील है, आपका जो प्लेट है वो फुल है। अभी अगर आप कुछ भी खाने जा रहे हो, अगर आप मील लेने जा रहे हो, तो उस पे देखिए एक प्लेट है। अब उस पे आपको देखना है कि कार्ब्स का कंटेंट कितना है, कार्ब्स है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, फैट्स है कि नहीं, बिकॉज आपको बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है। तो आपको जब आप भी कभी भी अपनी मील ले रहे हो तो आपको कार्ब्स भी उसमें होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और फैट्स भी होना चाहिए। और ये मील वन उसका ब्रेकफास्ट होता था मोस्टली। तो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप डे स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको पूरे दिन लेथार्जिक फील होगा, को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सो अगर आप एथलीट है तो आपको ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाता है, आपका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो जो ये एथलीट था उसका, वो मोस्टली टू टाइम्स अ डे एक्टिविटी ट्रेनिंग परफॉर्म करता था। सो मील 2 में वो ब्राउन ब्रेड, ये मोस्टली मिड मॉर्निंग की मील है, जो नॉर्मल एक टाइप का मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता था। ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर एंड वन फ्रूट। तो इधर पे आपका देखिए कार्बोहाइड्रेट आ गया, इसमें प्रोटीन एंड फैट्स आ गया, इसमें भी कार्ब्स है। तो मोस्टली कवर करते थे कि आपका जो प्लेट है वो एसेंशियल न्यूट्रिशन से कवर हो जाए। फिर मील 3 में वो कभी पल्सेस, कभी वेजिटेबल्स, कभी चिकन, उसके साथ चपाती एंड राइस। सो मील 3 उसका मोस्टली लंच होता था। सो वो फुल मील होता था जो वो घर में खाता था, बिकॉज आप घर में बोल नहीं सकते कि मेरे को ये मील खाना, ये मील खाना। सो मील 4 में मोस्टली सैलड। तो मील 4 में आप अगर सैलड, मोस्टली अगर इंडियन पीपल्स देखिए, या कोई भी सैलड के वर्ड सुनते हैं उनके माइंड में एक इमेज आ जाती है, जस्ट वेजिटेबल्स, ग्रीन। सो बट जो हम सैलड बनाते हैं उस पर, जो सैलड का सही तरीका है उसको हम पिरामिड सिस्टम फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए होता है। आपके जितने भी ग्रीन कलर में वेजिटेबल्स हैं, सारे वेजिटेबल्स, उसके बाद जो हल्की सी कम क्वांटिटी में होती है वो अदर वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया, ये सब अदर वेजिटेबल्स में आ जाते हैं, जो ग्रीन नहीं दिखते बट वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद आता है कि आपका प्रोटीन का सोर्सेस क्या है। प्रोटीन, सैलेड भी बना रहे हैं ना, तो उस पर आपका देखना है आपका प्रोटीन का सोर्स क्या है। आपका उस पर एग हो सकता है, आपका पनीर हो सकता है, आपका चिकन हो सकता है, आपका टोफू हो सकता है, कोई प्रोटीन के सोर्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नट्स में मोस्टली फैट्स, आप फैट कहाँ से आ रहा है, तो उसमें नट्स फैट का रोल करते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग, आप ऊपर से ड्रेसिंग किसकी कर रहे हो, आप किसी ऑयल की ड्रेसिंग कर रहे हो, ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर रहे हो, किसी अगर लाइम की ड्रेसिंग कर रहे हो, तो वो ड्रेसिंग मैटर नहीं करती हो, किसी से भी ड्रेसिंग कर सकते हो। उसके बाद मील 5 होता था उसका वेजिटेबल जूस। सो वो अपना वाइटामिन, जैसा कि मैंने कहा, वाइटामिन से मिनरल से बैलेंस करना है। सो वेजिटेबल जूस इसीलिए ड्रिंक करता था, उसके वाइटामिन से मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद मील 6 मोस्टली उसकी डिनर होता था। मील 6 में पल्सेस सेम एज लंच। सो वो अगर पल्सेस एंड लेग्यूम्स ऊपर खा रहा है, वेजिटेबल्स ऊपर खा रहा है, तो चिकन नाइट में करता था। अगर वो पल्सेस वगैरह डिनर में खा रहा है तो चिकन दोपहर में कर देता था, उसके साथ चपाती एंड राइस। तो बिफोर ये लास्ट मील जो उसकी होती थी बिफोर बेड मील, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो बिकॉज आप सोने जा रहे हो, सो आप जो है ना 7 to 8 आवर्स की आप स्लीप में रहोगे, तो आपको आपको कहीं से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा। सो वो बैलेंस रखने के लिए वो दूध पीता था। तो मोस्टली वो प्री वर्कआउट मील में वो फ्रूट सैलेड खाता था। फ्रूट सैलेड का एक फ्रूट खाने में और फ्रूट सैलेड खाने में बहुत डिफरेंस है। एक फ्रूट खाओगे तो आपको कुछ वाइटामिन, कुछ मिनरल्स मिलेंगे। अभी आप कई सारे फ्रूट्स को कंबाइन करोगे, सो
अलग अलग फूड्स में अलग अलग वाइटमिन होंगे। जब आप फ्रूट कंबाइन करके खाओगे, फ्रूट सैलेड खाओगे, सो आपको जो वाइटमिन का कंटेंट होगा उस मील में वो फुल होगा, वो आपको कार्ब्स कंटेंट भी अच्छा होगा, आपका वाइटमिन और मिनरल्स का जो कंटेंट होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मोस्टली मैं उसको प्रेफर करता था फ्रूट सैलेड प्री वर्कआउट में रख के। और पोस्ट वर्कआउट में जैसे कि मैंने कहा था कि पोस्ट जब वो ट्रेनिंग करके आता था उसका मोस्टली ग्लूकोज लेवल जो है डाउन रहता था। कभी कभार वो ब्लैकआउट फील करने लगता था। अगर बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कभी आप करो तो ब्लैकआउट फील होने लगता है। तो कभी कभार अगर उसका बहुत इंटेंस ट्रेनिंग सेशन होता था तो वो ब्लैकआउट फील करने लगा था। सो जब आपको ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सो उस समय पे आप ब्रेन को ग्लूकोज दो, सो वो ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर देगा दोबारा से। वो 15 मिनट्स के अंदर लेना पड़ता था। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा प्रोटीन, एग्स एंड नट्स खाता था, प्रोटीन एंड फैट्स, जिससे जो अभी ग्लूकोज गया बॉडी में, इंसुलिन स्पाइक हुआ, इंसुलिन स्पाइक हुआ तो सेल्स के डोर्स खुल गए, अभी जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बेटर हो जाता है। तो ये जो मोस्टली पोस्ट वर्कआउट मील है वो उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट आ जाता था। सो उसके बाद की जो मील होती थी उसकी तो वो फुल पैक्ड मील होती थी जिसमें न्यूट्रिशन, बहुत सारा न्यूट्रिशन, मतलब वो लैक नहीं कर रहा किसी भी चीज में। सो उसका जो मील था फुल पैक्ड मील हो जाता था। तो let's end this session. You can ask question and answer. Oh, sorry, you can ask question. Now you can ask questions. Guys, if any questions, you can just type in or just unmute yourself and ask. Yeah, I have a doubt. Yes. Yeah. So I wanted to ask that is it good to eat egg with egg yolk or without? So एग यॉक ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको एग यॉक खाना नहीं है। एग यॉक में भी फैट्स होते हैं, एसेंशियल फैट्स होते हैं। अगर आपका फैट का जो रिक्वायरमेंट है वो आप अगर अदर उससे पूरा हो रहा है, सो आप एग यॉक ना खाओ। बट आपके जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी नहीं हो पा रही सो आपको एग यॉक खाना चाहिए। मोस्टली एग यॉक में 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, एग उस पे एग वाइट्स में भी 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। व्हाई यू वेस्ट योर 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन? आप खा सकते हो बट लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं। बट अगर आपको एक्ने का इश्यू है या आपका जो ऑयली स्किन है, सो जो मोस्टली देखा गया है कि जो एग यॉक होता है वो लाइपेज, तो एक हार्मोन होता है वो आपको इन्फ्लेम कर देता है। Abhishek, we have one more question. What is anaerobic exercise? And rather than that, we have duration time between each meals. If you can explain these both. तो एनारोबिक एक्सरसाइज वो होती हैं जो हम विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। हमको उसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। आपका जो जैसे आपका वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, आप एक रेपिटेशन करने वाले हो और उस पे जो है आप अपनी पूरी पावर लगा देते हो। सो उस पे जो है ना आप जो रिक्वायरमेंट्स होता है बॉडी तो वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता। बट वो 1 RM खत्म करने के बाद वो आपका जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो फिर कवर अप करने की कोशिश करता है। सो एनारोबिक वही है, एनारोबिक ट्रेनिंग वही है जो आप विदाउट ऑक्सीजन करते हो। मोस्टली आप स्प्रिंट रनिंग भी एनारोबिक में भी आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ड्यूरेशन। तो मील्स के बीच में ड्यूरेशन 2 आवर्स, और अगर आपने कोई हैवी मील ली है तो आप 3 आवर्स तक जा सकते हो। बट बहुत टाइम तक अगर हंगर लेवल को आपको बहुत टाइम तक अगर मील नहीं लोगे, बहुत ड्यूरेशन टाइम गैप हो जाएगा, सो आपका जो हंगर है वो जाग जाएगा। और जब आपका हंगर जागता है ना, आपका हंगर जगने के बाद आप जब खाने बैठते हो तो आप उतना नहीं खाते जितना आपको हंगर सेटिस्फाई करने के लिए खाना है। बट आप मे बी आप मोस्टली ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हो, जो ओवर न्यूट्रिशन और एक्सेस न्यूट्रिशन पे भी जा सकता है। जैसे मे बी आपका हंगर सेटिस्फाई करने के लिए 500 कैलोरीज की नीड थी,
बट वो आप खा जाते हो 1000 कैलोरीज, और हंगर जब जगता है तो आप कुछ भी खाते हो। सो ड्यूरेशन ऑफ द गैप मोस्टली 2 to 3 hours। अभी इस पे रिसर्च पूरी है नहीं। जो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करते थे वो रॉ एग्स को ट्रेन करते थे। अभी जो अभी जो रिसर्च है वो आपके जो एब्जॉर्प्शन है वो हल्का प्रोटीन क्वालिटी कम हो जाती है रॉ एग्स में, बट यू कैन यूज बिकॉज अभी इसमें कोई ऐसा कोई बैन लगा नहीं कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। एथलीट्स अभी भी यूज करते हैं वर्कआउट के पहले या ट्रेनिंग के पहले। सो क्रैम्प वगैरह आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बताया वही कि आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं कर पाओगे तो वाटर लॉस होगा, आपका जो सोडियम लॉस होगा। अगर लॉस हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने पड़ेंगे। सो उस बीच में आप अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करते हो या शिकंजी पी लेते हो, सोडियम इंटेक कर लेते हो या वाटर का इंटेक करते हो, तो आपके क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे। इसीलिए जो बताया गया है कि आपको 15 मिनट्स में 4 ounces के अराउंड आपको वाटर ड्रिंक करते रहना। अगर वाटर नहीं ड्रिंक कर सकते तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक करिए। इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं अवेलेबल है सो नॉर्मल सोडियम में नमक डालिए, पानी और हल्का सा नींबू, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स रेडी हो जाएगा। और अगर वाटर को कैलकुलेट करना है कि आप कितना ड्रिंक कर रहे हो, सो जो आर्मी फॉलो करता है Abhishek, if you can explain what is glycemic index. I got a request from one. ठीक ठीक ठीक। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो है फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली में, कि कौन सा फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आएगा, कौन सा फूड लो ग्लाइसेमिक। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो फूड आते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। अभी आप ग्लूकोज या कोई भी ऐसी कपकेक ऐसा खाओगे जो सिंपल ग्लूकोज है, वो आपका इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास निकालता है। अभी इंसुलिन ज्यादा स्पाइक होगा, सो वो सिंपल ग्लूकोज है, उसको सेल्स में एंटर करने के लिए इंसुलिन स्पाइक होगा बहुत ज्यादा। सो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। अभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो फूड आएंगे जो अभी बॉडी के अंदर एंटर तो किया बट इंसुलिन स्लोली रिलीज होगा, एकदम से नहीं रिलीज होगा। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपका यही सब आता है, आपके जितने भी ग्लूकोज हो गया, आपके कपकेक्स हो गए, जो भी जिनकी भी कार्बन की जो लेंथ है वो बिलो 6 है, वो हाई ग्लाइसेमिक में आता है। लो ग्लाइसेमिक जो इंसुलिन कम स्पाइक करे। इसी वजह से आपने देखा होगा चिल्ड्रंस जो है डायबिटीज के पेशेंट जल्दी बनते जा रहे हैं, स्वीट बहुत ज्यादा खाने से, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाना है। जैसे कि मैंने पोस्ट वर्कआउट में आपको बताया कि आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड बहुत हेल्पफुल करता है, जैसे बिकॉज वो इंसुलिन स्पाइक कर देगा। इंसुलिन स्पाइक करेगा तो आपके सेल्स के डोर्स खुलेंगे और आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा हो जाता है। बट आप ये तो नहीं कि आप पूरा दिन ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाओ, सो इंसुलिन कितना निकलेगा, पैनक्रियास कितना वर्क करेगा। तो उसकी से डायबिटीज के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो बहुत केसेस, बहुत अब तो चिल्ड्रन से भी डायबिटीज के केसेस देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में चले जाते हो। आपको बाहर से अभी आप अगर फूड खाओगे ना, उस समय पे आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, देन आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब आप इंसुलिन लोगे फिर आपको फूड आपके सेल्स के अंदर लेके जाएगा, क्योंकि आपने उसको ओवर स्ट्रेस दिया है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खा के। अब किसी भी आप बॉडी पार्ट को ओवर स्ट्रेस दोगे तो वो वर्क करना बंद कर देगा। सो यही है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बट अब जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम फॉलो नहीं करते, बट फॉलो उतना नहीं करते क्योंकि अब हम ग्लाइसेमिक लोड को फॉलो करते हैं। ग्लाइसेमिक लोड वो है कि इतनी क्वांटिटी में कितना इंसुलिन स्पाइक होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि ये फूड इतना इंसुलिन स्पाइक करेगा, बट अगर हम
10 ग्राम्स खा रहे हैं, 20 ग्राम्स खा रहे हैं, 40 ग्राम्स खा रहे हैं, तो वो कितना स्पाइक करेगा। सो मोस्टली अब प्रेफरेबल है ग्लाइसेमिक लोड पे, क्योंकि कई फूड्स थे जो उस कैटेगरी में ग्लाइसेमिक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में थे, और ग्लाइसेमिक लोड में जब देखा जा रहा था, जब उसकी उनकी क्वांटिटी चेक करी जा रही थी, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ रहे थे। तो जो आपका एक बात, और जो आपका टोटल एनर्जी है वो आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड कहाँ कहाँ पे करना है, आपको किस जगह पे कितना एनर्जी यूज करना है। आप अभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर फाइट और फ्लाइट मोड, जैसे कि अगर कोई आपको एकदम से फाइट करनी पड़ जाए या आपको भागना पड़ जाए जो आपने सोचा नहीं था, तो उस पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। Is it done, Abhishek? यस। Okay, so guys, we conclude our session now. If any queries, you can personally text him on Instagram, or else you can also write in your questions and just message me on WhatsApp or a common group. Thank you, Abhishek.